गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आप सभी लोगों का मेधा हमारे यूट्यूब चैनल मेधास क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल मेधास क्लासेस पर एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे बिहार में एईडीयू है, सीजीएल 4 या एसएससी+2 लेवल के लिए या सेंट्रल लेवल की किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशंस को उठा लीजिए। जैसे सीजीएल है, सीएचएसएल है या सीडीएस है या किसी भी स्टेट लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को आप देखें, जिसमें भी मैथ्स का वेटेज दूसरे सब्जेक्ट के वेटेज के इक्विवेलेंट है, उन सभी परीक्षाओं के लिए हमारा ये प्रयास है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट एरिथमेटिक और एडवांस का सिलेबस कवर कराऊं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पिछले 2 क्लासेस में आपको परसेंटेज के कुछ बेसिक्स लिए थे, आपने बेसिक्स को सीखा होगा। अगर आप उन 2 क्लासेस को देखना भूल गए हैं या छूट गया है वो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप टेंशन ज़रा भी ना लें। मैं उन बेसिक्स कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए थे उन दोनों क्लासेस में, तो आप उसे कम से कम क्या करें कि उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लें। आज जो है हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके यार दोस्त बहुत सारे होंगे, आप खुद भी पढ़ते होंगे। जहाँ तक हो सके, जहाँ तक संभव हो, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसे भूलिएगा मत। पहले ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं अपनी इस क्लास की शुरुआत एक शेर से आप करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं, ज़िंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं, इसे आसान बनाना पड़ता है। ज़िंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ नज़रअंदाज करके और कुछ बर्दाश्त करके। थैंक यू। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि परसेंटेज में हम लोग आज पढ़ेंगे कि हम जिन बेसिक्स परसेंटेज को हमने सीखा था उसे बार बार हम प्रैक्टिस के थ्रू कैसे याद रख सकते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू कैसे याद रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि 66.66% शायद आपको याद होगा, प्रतिशत। इसे हमने कहा था कि 66 इंटीजर 2/3%। आप कहते थे कि सर इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो 2/3 है। मैं इसका आधा कर रहा हूं, 33 सही 1/3%। इसका हाफ कर दिया तो इसका भी 66 2/3। इसको हम 33.33% भी कहते थे। इसका आधा कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा, ये 2/3 हुआ। इसका हाफ करेंगे तो 2 नीचे आएगा तो वो हो जाएगा आपका 1/3। आप अगर देखेंगे इसका आधा करें तो क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3। जब 3 ऊपर में जाएगा तो 3 और 1 4 हो जाएगा। उसको हाफ करेंगे तो 4 2 हो जाएगा, 2/3। 32 का आधा 16, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू बना, या 16.66% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू बना वो कितना बना 1/6 मेरे दोस्तों। अब इसका फिर आधा कर दीजिए, 8 सही 1/3। आप इस तरह से जो है ना हाफ हाफ करके 8.33% का फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आपसे पूछें तो 1/12 हो गया। इसका आधा 2/3 का आधा करेंगे तो 1/3। इसका आधा किया 66 सही 2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू 33 सही 1/3 हो गया। इसका आधा करेंगे तो 16 सही 2/3। इसका आधा करेंगे तो इतना बनेगा। आइए, अगर मैं आपसे 45% पूछूं, कितना 45%, तो आप कहेंगे कि सर इसकी जो फ्रैक्शन 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपको मालूम थी, 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/20। 45%, 9×5=45, 9/20। आप कहेंगे कि सर इसका आधा मैं करने के लिए कहूं 22.5%, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 22 सही 1/2%। तो इसका हाफ कर दीजिए, इसका भी हाफ हो जाएगा तो 9/40, 2 से नीचे गुना हो जाएगा 9/40। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे कि सर 1/4।
इसका हाफ कीजिए 25 का आधा 12.5 12.5% या 12.5 12 से ही 1/2%। दोनों तरह से आप याद रखिए 12.5% 1/8 इधर हाफ करेंगे। इसका हाफ कीजिए 12.5 का हाफ कीजिएगा तो 6.25 6.25%। तो इस 6.25 को 6.25 को 6 से ही 1/4% भी लिख सकते हैं। इसका हाफ कीजिएगा तो 1/16। अब इस तरह से जो है ना आप बहुत सारे फ्रैक्शंस प्रतिशत के फ्रैक्शनल वैल्यू बार बार प्रैक्टिस करके उन्हें याद रख सकते हैं। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि 14 सही 2/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे सर कि 1/7 होगा। इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा 7 सही 1/7%। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी 1/14। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम यहां तक, आइए नेक्स्ट पेज लेते हैं। 12.5% का आपसे अगर फ्रैक्शन 12.5% का अगर फ्रैक्शनल मान पूछा जाए 12.5%, तो आप बताएंगे सर 1/8 होता है। कितना होता है 12.5% 1/8 12.5% का कितना फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 12.5% 1/8 होगा 12.5%। अगर मैं कहूं कि 3/8 का प्रतिशत मान बताइए 3/8 का प्रतिशत मान बताइए, तो इसका 3 गुना कीजिए तो 37.5%। 37%। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 37.5%। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। वॉइस क्लियर जा रही है आज वॉइस क्लियर है। आज तो कोई दिक्कत नहीं है वॉइस सुनने में। अगर मैं कहूं कि इसका 5 गुना किया जाए तो 62.5%, 62.5%। इसकी वैल्यू कितनी होगी 5/8। मैं आपको कहूं कि इसका 7 गुना कीजिए, इसका 7 गुना, तो 87.5%। 12 7 87%। 7/8 होगा। आप क्या कर सकते हैं फ्रैक्शंस को बार बार प्रतिशत मान को लिखिए, फिर उसके मल्टीपल फाइंड आउट कीजिए। बार बार इसे आप जब जब करेंगे, बार बार जितनी बार करेंगे, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस बेस पे याद होती हुई चली जाएंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। आप इनके मल्टीपल जो बेसिक फ्रैक्शंस हैं उनके मल्टीपल बार बार लिखें और उन्हें याद करने की कोशिश करें। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 1/7 का प्रतिशत मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 14 सही 2/7%। अभी मैंने बताया जस्ट। अब क्या कीजिए कि इसका 4 गुना कीजिए, 4/7 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो इधर मल्टीप्लाई कीजिए 57 से 1/7%। इसका 5 गुना कीजिए, 5/7 का आपसे प्रतिशत मान पूछे तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 14 पंचे 70, 5 दूना 10, 71 सही 3/7%। इस तरह से आप बेसिक फ्रैक्शन से उनके मल्टीपल और प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाने का बार बार कैलकुलेशन से आप इसे आसानी से बार बार कैलकुलेशन करके आप खुद भी आसानी से सीख सकते हैं। आइए तो हम इसे आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी जो पिछली क्लासेस आई थी उसमें थोड़ी ऑडियो क्वालिटी कमज़ोर थी किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, या इट में भी इस फिजिकल इश्यूज़ की वजह से, या मैं स्लो ही बोल रहा था। लेकिन आपको इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। आप उसे ऑडियो माइक यानी माइक्रोफोन लगाकर उस वीडियोस को देखिए, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए गए हैं। वहाँ से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो आप ऐसा नहीं है कि ऑडियो अगर क्वालिटी खराब है या कम है तो आप उसे देखना छोड़ दीजिए, नहीं। आप उसे क्या कीजिए कि माइक्रोफोन लगाइए और माइक्रोफोन से उस पूरे वीडियोस को देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने लेवल को अप कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस आसानी से समझ में आए। ऐसे सारी क्लासेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का होना जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जितनी क्लियर होगी उतनी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो आइए हम सवालों पे चलते हैं। बहुत प्यारा सवाल है आज का, इसे आप पहले करने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर देता है, परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। यानी सही गुना किससे करना था 3/5 से, लेकिन वो गुना
किससे कर देता है गलती में? 7/4 से। इसका जो तरीका है, जो बेस्ट तरीका है, वो मैं बताना चाह रहा हूं कि हम ऐसा करते क्या हैं। एक तो तरीका है कि 3 से 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 4 को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आ जाएगा 12। और 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7×5 = 35। तो सही में उस किसी नंबर को जब हम 3/5 से मल्टीप्लाई करते तो 12 आना चाहिए था, लेकिन कितना, 7/4 से मल्टीप्लाई करने पर वो संख्या कितनी आ रही है, 35। कितने की वृद्धि हो रही है, कितने का एरर आ गया है उसमें, तो 35 में 12 घटा दीजिएगा तो 23 हो गया। 23 की वृद्धि कितने पे आ रही है, 23 की वृद्धि कितने पे, 12 पे मेरे दोस्तों। 23 की वृद्धि कितने पे आ रही है, 12 पे। तो 100 पे कितना आएगा, तो आपको मैंने बताया था कि 23/12 का 23/12 का 23/12 के चेंजेस आ रहे हैं, तो 100 पे कितना। तो मैं ये कह रहा हूं कि 23/12 को आप लिख सकते हैं 2 -1/12, और 2 जो है वो 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 कितने को, 200% को। और 1/12 8 से ही 1/3% को रिप्रेजेंट करता है। तो 200 में से 8 से ही 1/3% घटाइएगा। ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लासेस में बार बार बताई हैं, उसे आप देखिए, माइक्रोफोन लगा कर देखिए। नहीं भी अगर आपने देखा है तो कोई बात नहीं, जब भी किसी इंटीजर में से मिक्स फ्रैक्शन को घटाना हो तो मिक्स फ्रैक्शन का जो इंटीग्रल पार्ट है उससे एक ज्यादा को घटाएंगे। तो 200 में से 8 की जगह पर 9 को घटाएंगे तो 191, और 3 में से 1 को घटा देंगे तो क्या होगा, 2/3%। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हमने तो कुछ समझा ही नहीं कि ऐसा करते क्यों है। मैथ्स में आप जो भी चीजें उसमें होती हैं उसमें क्यों, कैसे, किंतु परंतु सब होता है, तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आखिर वजह क्या है। तो मैं उसे आपको समझाना चाहता हूं कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही क्यों करते हैं। किसी संख्या को सही में जो गुना करना था वो 3/5 से गुना करना था, लेकिन हम गलती से उस संख्या को कितने से गुना कर देते हैं, 7/4 से गुना कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मान लेते हैं कि वो संख्या कुछ ना कुछ रही होगी, मान लेते हैं कि वो संख्या कुछ ना कुछ रही होगी, उस संख्या को 5 और 4 का क्या मान लेते हैं, एलसीएम मान लेते हैं कि वो संख्या कितनी रही होगी, एलसीएम मानते हैं तो 20 क्या होगी, 20। अब 3/5 को उस संख्या यानी 20 को 3/5 से गुना करना था, कितने से, 3/5 से 20 को, तो 5 चौका 20। ये जो 4 है, ये जो 4 है इस संख्या का दूसरी वाली संख्या का डिनोमिनेटर है जिससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। याद आ रही है, ये समझ में आ रही है, नहीं समझ में आई, चलिए मैं कह रहा हूं कि वो संख्या जो थी वो इस दोनों संख्या का हम एलसीएम मान लिया और वो संख्या है 20। 7/4 को हमने जो गलती से 20 से मल्टीप्लाई किया, अब इसके डिनोमिनेटर से इसको कट आउट करेंगे तो ये 5 आए। ये जो 5 संख्या है ये पहली वाली संख्या का डिनोमिनेटर है, इसलिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ऐसे। याद आया कि 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 7×5 = 35, यानी हमें सही जो संख्या आनी चाहिए थी वो 12 आनी चाहिए थी और गलती से क्या आ गया, 35। तो 12 से 35 आया, यानी 23 की वृद्धि हो गई 12 पे। तो 100 पे कितना, तो 191 सही 2/3% का एरर हो गया। एक यहां तक कोई दिक्कत, ये सवाल समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आइए इसे सबसे पहले आप इसे 30 सेकेंड लीजिए और इसे खुद करने की कोशिश कीजिए। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में कहीं कोई फर्क नहीं है। अगर आप उसे समझने में कहीं कमी कोताही रह गई है तो आप इसे बनाइए, बनाने की पहले कोशिश कीजिए। आइए हम समझते हैं सवाल क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/12 के स्थान पर 7/8 से गुना कर देता है। सही में कितने से गुना करना था, 5/12 से। सही में कितने से गुना करना था, 5/12 से, लेकिन गलती में वो लड़का उस संख्या को 7/8 से गुना कर देता है। कितने से, गलती से 7/8 से। मैंने कहा कि इस दोनों का एलसीएम लेना पड़ता था, एलसीएम लेते थे तो हमारा 12 और 8 का एलसीएम कितना होता था, वो 24। 24 से हम जब इसको भाग करते थे तो भागफल कितना आता था, 2। 12 दूना 24। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस दोनों नीचे वाली संख्या को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
मतलब नहीं समझ में आई? फिर से एक बार समझिए, 5/12 को मैंने कहा कि उस संख्या, वो जो संख्या हमने मानी थी वो है 24, 12 एकम 12, 12 दूना 24। ये जो दो है, ये जो दो आ रहा है एक्चुअल में, ये जो दो क्वोशिएंट के फॉर्म में आ रहा है, एलसीएम को जब 12 से भाग कर रहे हैं और जो क्वोशिएंट आ रहा है ये जो दो, ये दूसरी संख्या के डिनोमिनेटर में होगा। और जब हम 7/8 से उस संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी 24 को, तो 8 या 24, तो ये जो 3 है ये पहली संख्या के डिनोमिनेटर में होगी। तो हम इसलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई, तो 5 दूना 10। हमारा एक्चुअल में उस संख्या को 5/12 से मल्टीप्लाई करने के बाद, गुना करने के बाद हमें संख्या 10 आनी चाहिए थी, लेकिन संख्या कितनी आ गई? 21 आ गई। 7 या 21, कितनी की वृद्धि हो गई? 10 पे 11 की वृद्धि हो गई। 10 पे कितने की वृद्धि हो गई मेरे दोस्त? 11 की। तो एक जीरो इधर चिपका लो, एक जीरो इधर, तो 100 पे 110% के इसमें चेंजेस आ गया। बहुत अच्छा सवाल है। शायद मुझे लग रहा है कि ये ऐसे सवाल जो हमने उठाए हैं, ये दोनों सवाल, ये रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि एमटीएस में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप बार बार दोहराइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और टेट वेट का जब एग्जाम देंगे जिसमें क्वांट का पोर्शन रहता है, इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट से वो सवाल उठाते हैं। तो आप इन सवाल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पे नहीं समझ तो इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बैक से जाइए, फिर इसे दोबारा देखिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या n, हाँ ये अगले जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन हैं ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। क्या करेंगे? आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, आपकी समझ बढ़ाएगा, प्रतिशत में आपकी समझ के लेवल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश करेगा। तो आइए हम इन सवाल को देखते हैं, बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर सोचेंगे कि क्या करना है। किसी संख्या n को 3 भागों में इस तरह बांटा गया है कि प्रथम 2 भागों का योग तीसरे भाग का k प्रतिशत है। कोई संख्या n है जिसको 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसे प्रथम 2 भागों का योग जो है ना तीसरे का k प्रतिशत है। तो तीनों संख्या का जो योग है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या जो है, उनका योग कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? n। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि पहली दो संख्या का योग, पहली दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या का कितनी प्रतिशत है? k% है। तो मान लेते हैं कि k प्रतिशत का अर्थ क्या हो गया मेरे दोस्त? k/100, k/, तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या k है, तीसरी संख्या k है, तो उसका तीसरी संख्या 100 है, तो उसका k प्रतिशत क्या हो गया? k। तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली दो संख्या का योग तीसरी संख्या का k प्रतिशत है, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? k। तो रेशियो में पहली दो संख्या का सम k हो गया और तीसरी संख्या क्या होगी? 100। तो दोनों का मिला के पहली दूसरी और तीसरी संख्या का योग जो होगा, पहली दूसरी और तीसरी संख्या का योग, यहां से हमारा कितना आ गया? यहां से पहली दूसरी और तीसरी संख्या का योग, पहली दूसरी और तीसरी संख्या का योग जो है इस रेशियो के हिसाब से 100 प्लस किया गया। तो कह रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा? तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या n में तीसरी संख्या का मान कितना है रेशियो में? 100 बटा टोटल वैल्यू 100 प्लस के, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100n/100 प्लस के। शायद समझ में आ गया होगा। यानी टोटल तीनों संख्याओं का योग n है, जिसमें पहली दो संख्या का योग जो है तीसरी संख्या का k प्रतिशत है। तो तीसरी संख्या का अनुपात अगर निकालिए तो k/100 हो गया। तो हम टोटल n है, तो n में k का मान, n में तीसरी संख्या का मान, तो तीसरी संख्या का मान 100/100 प्लस k हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई किए तो 100n/100 प्लस k, 100n/100 प्लस k, 100n/100 प्लस k। ये पहला आंसर। समझिए, समझ पा रहे हैं? कहीं कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P लीटर तेल जब बर्तन में डाला जाता है तब वह k प्रतिशत खाली रहता है। उसमें कितने लीटर तेल और डाला जाए जिससे कि वह पूर्णतः भर जाए, तथा यह भी बताएं कि उस बर्तन की क्षमता कितनी है। कैपेसिटी बतानी है, क्षमता,
और कितना भरना है, यानी P लीटर तेल डालने के बाद उस बर्तन, मान लेते हैं कि कोई बर्तन है जिसमें P लीटर तेल डाला जाता है, P लीटर तेल डाला गया है, P लीटर। अब इस सवाल को आप जब पढ़ेंगे कि P लीटर तेल डालने के बाद K प्रतिशत खाली रहता है, तो उस बर्तन की कोई ना कोई कैपेसिटी होगी। P लीटर डाल दिया, इस बर्तन की कैपेसिटी को हम C मान लेते हैं। क्या C क्या मान लेते हैं? इस बर्तन की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? C है। कैपेसिटी वो है C, इसकी क्षमता कितनी है? C है। अब जब इस बर्तन में क्या किया है कि C इसकी कैपेसिटी है और P लीटर हमने तेल डाला है, तो P को हटा देंगे तो ये इतना खाली हो जाएगा। पूरी कैपेसिटी C है, P लीटर तेल डाल दिया तो अब खाली कितना है? C माइनस P, तो ये खाली है। अब सवाल ये कह रहा है कि तब वह K प्रतिशत खाली रहता है। कितने प्रतिशत खाली रहता है दोस्त? K प्रतिशत खाली रहता है। तो K प्रतिशत, पूरी कैपेसिटी C है, C का K प्रतिशत खाली रहेगा, यानी K अपॉन 100। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक सवाल जैसे जैसे कह रहा है, जिस स्टेप में जा रहा है वैसे वैसे मैं बढ़ रहा हूं। आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़। अब C माइनस P, अब हम क्या करेंगे कि इसे हम उस तरफ ले जाएंगे, 100C इधर लाएंगे तो 100C और माइनस C के अपॉन 100 बराबर क्या होगा? P। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से C कॉमन ले लीजिए, 100 माइनस K अपॉन, एलसीएम लेने पे ये ऐसा हो। एक मिनट, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर C है माइनस C के अपॉन 100 को इधर लेते आएंगे और P को उधर ले जाएंगे, तो हम डायरेक्ट 100C, सबसे पहले C कॉमन ले लेंगे और यहाँ 100 माइनस K लिख सकते हैं बटा 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बराबर P। अब देख लीजिए क्या हुआ। अब जब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे, यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 100 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100P, 100 इंटू P बटा इस 100 माइनस के, ये 100 C से 100 माइनस के मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में 100 माइनस के, तो हमारा C आ गया। यहां से वैल्यू क्या आ गई हमारी? ये वैल्यू आ गई C को इधर ही रहने दिया, 100 को उधर मल्टीप्लाई किए तो 100 इंटू P बटा 100 माइनस के, ये हमारी कैपेसिटी निकल के आ गई। कितनी कैपेसिटी? तो कैपेसिटी कितनी है? 100 इंटू P बटा 100 माइनस के। अब हम, यानी हमारी क्षमता निकल गई। अब उसमें कितने भाग भरा जाए, तो जितनी खाली है बर्तन, जितना खाली उतना ही भाग भरना है, यानी C माइनस P खाली है, तो C की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, 100P बटा 100 माइनस के माइनस P, माइनस P को माइनस P यहां पुट कर देंगे तो 100P। उसके बाद इस 100 माइनस के से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 माइनस 100P और प्लस माइनस माइनस प्लस P के बटा 100 माइनस के। 100P से 100P कैंसिल आउट हो जाएगा तो P के अपॉन 100 माइनस के, यानी हमें उसमें P के बटा 100 माइनस के अगर और ऑयल डालते हैं, तेल डालते हैं, तो वो टंकी फुल हो जाएगी। तो P के बटा 100 माइनस के, P के बटा 100 माइनस के बटा 100P बटा 100 माइनस के, ये P के बटा 100 माइनस के बटा 100P बटा 100 माइनस के, सेकेंड आंसर होगा। ये सवाल बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे। अगर हमें कोई टंकी दे रखी है, उस टंकी की कैपेसिटी हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम उसमें P लीटर तेल डालते हैं तो वो K प्रतिशत खाली रहता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उस टंकी की कोई ना कोई धारिता होगी, कोई ना कोई कैपेसिटी होगी। उस कैपेसिटी को हम क्या मान लेते हैं? C मान लेते हैं। ठीक है, तो हम P लीटर जब तेल डाल देते हैं तो C में से P घटा देंगे तो हमारे पास टंकी में खाली जगह मिल जाएगी, यानी पूरी कैपेसिटी C है, उसमें से P घटा दिया तो हमें खाली टंकी पता चल गया कि इतना C माइनस P खाली है।
जबकि सवाल कह रहा है कि पूरी कैपेसिटी का क्या प्रतिशत खाली है। इस तरह से फिर हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हम कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। कैपेसिटी के बाद हम देखेंगे कि टंकी खाली कितनी थी, सवाल पूछ रहा है कि खाली कितनी है, सी माइनस पी, तो सी की वैल्यू हम वहां से लाकर इसे पुट कर देंगे, माइनस पी है तो माइनस पी, उसके बाद हमें जितनी टंकी खाली है वो निकल जाता है पी और के फॉर्म में, पी के बटा 100 माइनस। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से लिया है, जो चीजें हमने पढ़ाई है उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये चीजें हैं। आप इसे बार बार दोहराइए, बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, याद कीजिए, इन्हीं प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करके बार बार प्रैक्टिस करके इन चीज़ों से आप यूज टू होते चले जाएंगे। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे आसान लगने लगेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जब इन क्लासेस को स्टेप बाय स्टेप करते हुए चले जाएंगे और किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाकर जब बनाएंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए दिक्कत नहीं होगी कि ये सारे सवाल आपके कॉन्सेप्ट्स को इतने नेक्स्ट लेवल तक लेके चले जाएंगे कि जब आप सवाल देखेंगे तो आपको नया नहीं लगेगा चीज। आइए हम इस सवाल को देखें। ए बी सी व डी ने एक वायुयान 56 लाख में खरीदी। बी सी डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460% है। बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा जो है वो ए के हिस्से का कितना है, 460% है। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भाई मेरे 460% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसमें 400% 4 को रिप्रेजेंट करेगा, और 60% जो है वो 20% 1/5 और 60% 3/5। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हम कहते थे कि इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौका 20 3 23, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 23/5। अब सवाल कह रहा है कि बी सी डी का हिस्सा जो है ए के हिस्से का, जिसका कहेगा वो नीचे, तो ए का हिस्सा कितना है 5, और बी सी डी का हिस्सा क्या है, ए के हिस्से का 460 सही यानी 23 है, कितना है 23। आइए आगे पढ़ते हैं। जब ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366% है, जबकि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा जो है ए प्लस सी बी के हिस्से का कितना है 366% है, 366.66% है। तो 300% 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 66 सही 2/3 पर 66% 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 3 3 9 2, इसका प्रतिशत मान हो गया 11/3। यानी ए सी डी का हिस्सा जो है वो बी के हिस्से का, जिसका यानी 3, और इसका हिस्सा कितना हो गया 11। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे हम पढ़ते हैं। तथा सी का हिस्सा ए बी डी के हिस्से का, ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का सी का हिस्सा जो है वो कितना है 40% है। तो 40% आपको पता है 40% 2/5 होगा। तो सी का हिस्सा ए बी डी के हिस्से का, तो ए बी डी का हिस्सा कितना हो गया 5, और सी का हिस्सा कितना हो गया मेरे दोस्त 2। अब देख रहे हैं, अब सवाल में आप देख रहे हैं कि ये भी ए बी सी डी है, ये भी ए बी सी डी का हिस्सा है, ये भी ए बी सी डी का हिस्सा है, लेकिन जब हम इसका सम करते हैं तो ये कितना आता है, जब इसका सम करते हैं तो ये आता है 23 + 5 कितना होगा मेरे दोस्त 28। जब इसका सम करते हैं तो देखते हैं 11 + 3 14, और इसका जब सम करते हैं तो आप देखते हैं कितना 5 और 2 7। तीनों ए बी सी डी का हिस्सा है, तीनों ए बी सी डी का ही हिस्सा है, तो तीनों बराबर होंगे, तो बराबर 28 के बराबर करने के लिए इसे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, और इधर 4 से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इधर जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6, और इधर 4 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा 8। अब हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी का हिस्सा जो है वो 28 यूनिट है, जबकि सवाल कह रहा है कि ए बी सी डी ने किसी वायुयान में जो हिस्सेदारी ली, उसको जो परचेज किया, तो चारों को मिलकर 56 लाख रुपए लगे। तो 28 यूनिट बराबर कितना हो गया 56 लाख। तो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा 2 लाख को, कितने को मेरे दोस्त 2 लाख को, यानी 28 दूना 56 2 लाख को रिप्रेजेंट करेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां से देख रहे हैं कि ए का हिस्सा बी का हिस्सा सी का हिस्सा तो हमको पता चल गया, तो डी का हिस्सा ज्ञात करना है, तो डी का हिस्सा क्या होगा, तो डी का हिस्सा कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए का हिस्सा ए प्लस बी प्लस सी का हिस्सा आप देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा हमें मालूम करना है।
तो चारों का हिस्सा मिला के हमारे पास कितना है 28 है, और जबकि ए का हिस्सा कितना है 5 है, और बी का हिस्सा कितना है मेरे भाई 6 है, और सी का हिस्सा कितना है 8 है। तो कितना हो गया 8 6 14 और 5 19, ये 28 हो गया। तो ये तीनों मिलाकर हमारे पास कितना आ रहा है 19, और टोटल होना चाहिए 28। तो डी का हिस्सा हमारे पास क्या होगा 19 और 9 28। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसे मैं दूसरी तरह से बता रहा हूं कि अगर तीनों का हिस्सा यानी 5 5 प्लस 6 11 11 प्लस 8 19, और तीनों का हिस्सा मिला के 28 था, तो 28 में से जब हम 19 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 28 में से 19 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 28 में 19 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी ए बी सी का हिस्सा जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आएगा 9 ये डी का हिस्सा होगा। तो डी का एक्चुअल हिस्सा कितना होगा? तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 दूना 56, 2 गुना है तो 2 लाख से 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 दूना 18 लाख हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 18 लाख। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे एक बार और आप घर पर जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इसके लैंग्वेज को पढ़िए, उसे बार बार देखिए, फिर दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशंस में अक्सर व बेशतर पूछे जाते हैं। तो आप इसे देखिए। चीनी का भाव जो है वो 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। भाव जो है ना, कीमत जो हुई, भाव वो 16.2/3% बढ़ जा रहा है। 16.2/3% की फ्रैक्शन क्या बनी? आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि सर 1/6। तो 6 से क्या हो जाता है भाव? 1 बढ़ जाता है तो 7 हो जाता है, और उसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है। कमी खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? 20% की कमी होती है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनी? 1/5। तो 5 की कमी, 5 पर 1 की कमी, यानी अब खपत कितनी करेगा? वो 4 करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो खर्चे में, तो कुल खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, या कुल खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो खर्चा आप पता कीजिए कि खर्चा कितना हो रहा है, यानी कीमत 6 रुपए के हिसाब से 5 केजी अगर वस्तु खरीदते थे तो हमारा खर्चा कितना होता था? 30 रुपया। अब 7 रुपए के हिसाब से अगर कोई वस्तु हम 4 केजी खरीद रहे हैं तो हमारा खर्चा कितना होगा? 28 रुपया। यहां तक कोई दिक्कत? खर्चे में हम कितने की कमी कर रहे हैं? 30 का खर्चा पहले करते थे, अब 28 रुपए का खर्चा अगर हम कर रहे हैं तो खर्चे में 2 रुपए की कमी होगी। कितने पर? 30 पे। तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 2 एकम 2, 2 15 बार में। तो 1/15 का फ्रैक्शनल डेसिमल वैल्यू प्रतिशत मान जो होगा वो 6.2/3% होगा। अगर आपको ऐसी चीजें नहीं समझ में आ रही है तो 2 की कमी 30 पे हुई तो 100 पे। तो डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि 1/15 है, फ्रैक्शन है, तो हम डायरेक्ट वहां से प्रतिशत कैलकुलेट कर लेंगे कि 1/15 का प्रतिशत मान 6.2/3% होता है। कहीं कोई दिक्कत? यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे भी आप कैलकुलेट, ऐसे भी जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर यही आएगा 6.2/3%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनेमा हॉल में टिकटों की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है। 57 से 1/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू बना 4/7, तथा मूल्य में 16 से 2/3% बढ़ जाता है। उसका मूल्य प्राइस कितना बढ़ जा रहा है? 16 से 2/3%। 16 से 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू बना 1/6, यानी सेल्स जो है, बिक्री, वो बढ़कर कितनी हो जाती है? 7 से 11, 7 से 11 हो जाती है। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार। 57 से 1/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू बना 4/7। कह रहा है कि किसी सिनेमा हॉल में टिकटों की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है। तो पहले बिक्री अगर 7 होती थी तो उसकी बिक्री 7 पर 57 से 1/7% की बढ़ोतरी, यानी 4 की बढ़ोतरी, तो 7 से में 4 की वृद्धि हो जाएगी अगर बिक्री में, तो वो 7 से कितना हो जाएगा? 11। तथा मूल्य जो है वो 16 से 2/3% बढ़ जाता है। मूल्य यानी प्राइस, टिकट, जैसे ही बिक्री बढ़ा वैसे ही क्या हुआ? बिजनेस करने के लिए उन्होंने बिजनेस करने के लिए उस टिकट की बिक्री जैसे बढ़ी उसका प्राइस भी बढ़ा दिया। तो कितना कर दिया? 6 से 7 कर दिया। कितना कर दिया? 6 से 7। तो कुल रेवेन्यू में, कुल आय में प्रतिशत यानी रेवेन्यू में, प्रतिशत परिवर्तन। तो 7 टिकट की बिक्री होती थी, प्रत्येक टिकट का कीमत 6 रुपया, तो रेवेन्यू 42 रुपया आता था। अब 11 टिकट की बिक्री हो रही है, प्रत्येक टिकट की कीमत 7 रुपया है, तो अब रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 77 रुपया।
टिकट में कितने रेवेन्यू का परिवर्तन हुआ? तो 5, 35 का कितने पे? 42 पे। तो 7 बचे 35, 7 छक 42। आपको मैंने बताया था 5/6 का प्रतिशत मान, आपको याद होगा 5/6 का प्रतिशत मान। अगर नहीं भी मान है तो आपको मालूम होगा 1/6 का प्रतिशत मान जो होता है वो 16 सही 2/3% होता है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंचे 80, 5 दूना 10, 3 83 सही 1/3%, 83 सही। आप इसे बार बार मेंटली कैलकुलेट करने की 83 सही 1/3%। कैसे? क्योंकि 1/6 का जो प्रतिशत मान था वो 16 सही 2/3% था। 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 दूना 10/3, 3 सही 1/3 यहाँ से आ गया, और 16 85 तो 80 और 3 83 सही 1/3%। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे ब्रेन के जो है ना वो जो जंग लगे हुए चीजें हैं वो एकदम खुल जाएंगी इस कॉन्सेप्ट से। इसे हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयकर की दर 19% से बढ़ जाती है तो वास्तविक आय 1% से कम हो जाती है। तो आयकर की दर जो ओरिजिनल इनकम टैक्स का जो रेट है वो बताइए कि कितना होगा। तो हमें सबसे पहले इनकम फाइंड करना होगा। तो इनकम क्या कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो आय सबसे पहले इसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि इनकम का जो है ना, इनकम का वो टैक्स रेट परसेंट जो होता है, टैक्स रेट प्रतिशत जो होता है, टैक्स रेट परसेंट, इनकम का टैक्स रेट प्रतिशत जो होगा वो क्या होगा? इनकम टैक्स होगा। क्या होगा? इनकम टैक्स होगा। यहां तक कोई दिक्कत? इनकम पर जितने प्रतिशत की दर से टैक्स लगा, तो हम जो इनकम पर रेट टैक्स रेट प्रतिशत अगर कैलकुलेट करेंगे तो उससे हमारा इनकम टैक्स आ जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां कह रहे हैं कि इनकम पर का इनकम टैक्स सीधा सीधी हम टैक्स प्रतिशत, तो इनकम का टैक्स परसेंट इनकम टैक्स हो गया। अब क्या हुआ कि उसके आयकर की दर में 19% की वृद्धि, इस कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूं। अब इनकम का टैक्स परसेंट इनकम टैक्स हुआ, और इस इनकम टैक्स पर 19% की वृद्धि की गई है, 19% की। तो इनकम का टैक्स रेट परसेंट इनकम टैक्स हो गया, यानी इनकम टैक्स में 19%, इनकम का इनकम टैक्स प्रतिशत क्या हो गया? इनकम टैक्स हो गया। इनकम टैक्स का 19%, इनकम का टैक्स रेट प्रतिशत इनकम टैक्स हो गया, ये भी इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स का 19%। और यहाँ इनकम टैक्स, इनकम का टैक्स रेट प्रतिशत ये भी इनकम टैक्स हो गया। क्या हो गया? इनकम टैक्स। यानी इनकम टैक्स में 19% की, यानी आयकर की दर में 19% की वृद्धि करने का अर्थ हुआ, आयकर की दर में 19% की वृद्धि करने का अर्थ हुआ कि इनकम टैक्स में 19% का वृद्धि हुआ। इनकम टैक्स का 19%, यानी इनकम टैक्स में 19% इनकम टैक्स है, और इनकम टैक्स का 19%, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हो गई। इनकम टैक्स में, आयकर की दर में 19% वृद्धि का अर्थ हुआ कि इनकम टैक्स में 19% का वृद्धि हो जाना। आइए हम इस सवाल को ऐसे करते हैं, आइए देखते हैं। यानी इनकम टैक्स का 19% वो क्या होता है? आयकर की दर में 19% की वृद्धि हो गई, यानी इनकम टैक्स का 19% वृद्धि होने का मतलब इनकम टैक्स का 19% वृद्धि हो रहा है। तो वास्तविक आय यानी नेट इनकम 1% से कम हो जाती है। यानी नेट इनकम क्या होता है? नेट इनकम 1% से कम हो जाता है, यानी नेट इनकम के 1% के बराबर हो गया। यानी इनकम टैक्स की दर में 19% की वृद्धि करेंगे तो इनकम टैक्स में 19% की जो वृद्धि है वो वास्तविक आय में 1% की कमी के बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इनकम टैक्स यानी आईटी प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट कर देंगे, बटा नेट इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/, यानी हमारा नेट इनकम जो है वो कितना है? 1 है। नेट इनकम हमारा 19 है और 19 पर 1 का टैक्स लग रहा है, तो हमारा इनकम कितना रहा होगा?
टैक्स कटने के बाद हमारा नेट इनकम 1 रुपया आ रहा है, तो हमारा टैक्स से पहले इनकम कितना रहा होगा? तो 19 में नेट इनकम में 1 ऐड कर देंगे इनकम टैक्स, तो हमारा 20 रुपया आ जाएगा, यानी ये इनकम है। और इस इनकम पर 20 रुपया पे हमारा टैक्स रेट प्रतिशत अगर कैलकुलेट करना है, तो टैक्स हमारा इनकम टैक्स कितना है? 1 रुपया है, और 1 का टैक्स कितने पे लगा है? 20 का, तो 1 का टैक्स 20 पे, इसका मतलब 5%। समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन से इसे समझने की कोशिश करते हैं। यदि आयकर की दर में 17% की वृद्धि की जाए, तो इनकम टैक्स में 17% की वृद्धि, आयकर की दर में 17% वृद्धि का अर्थ हुआ कि इनकम टैक्स में 17% की वृद्धि हो गई। कितनी? 17% की वृद्धि हो गई। यानी यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? आगे देखिए, लाइट कट गई है। 17% की वृद्धि और नेट इनकम में 3% की कमी हो जाती है। इंग्लिश वाले, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 17%, इनकम टैक्स इंक्रीज बाई 70%, तो इनकम टैक्स 70% से इंक्रीज कर जाता है, तो नेट इनकम रिड्यूस बाई 3%। तो नेट इनकम कितना हो जाता है? नेट इनकम 3% से रिड्यूस कर जाता है। कितने प्रतिशत से? तो नेट इनकम के 3% के बराबर हो गया। यानी इनकम टैक्स 17% से जब इंक्रीज कर जाएगा, तो इनकम टैक्स 17% वो नेट इनकम के 3% के रिडक्शन के बराबर हो जाएगा। यानी इनकम टैक्स में 17% की जैसे ही वृद्धि करेंगे, जितना अमाउंट आएगा वो अमाउंट नेट इनकम के 3% के बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम का जो रेशियो है वो कितना आ गया? 3/17। यदि हमारा नेट इनकम यानी टैक्स दे के हमारा टैक्स, जब हमारे पैसे से टैक्स निकल गया तो हमारा नेट इनकम 17 आया, और टैक्स कितना था? 3। तो हमारा इनकम कितना रहा होगा? इनकम 17 3 20, इनकम कितना रहा होगा? वो 20 रुपया इनकम रहा होगा हमारा इनकम। तो हमारा टैक्स रेट, ओरिजिनल जो टैक्स लगा वो 20 पे लगा है। तो कितना टैक्स लगा है? 3। यानी 3 का टैक्स लगा है 20 पे, तो कितना प्रतिशत? तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना होगा? 20 पंचे 100, 5 दिया 15%। तो हमारा ओरिजिनल जो टैक्स रेट है वो 15% है। कितना है? 15%। ये बात समझ में आई? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब एक आदमी की आय 6,000 रुपया बढ़ जाती है, तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, तो दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात कीजिए। इसको करने के जो 2 बेहतरीन तरीके हैं, उनमें हम बताएंगे कि एग्जामिनेशंस में इस सवाल को करने का उन दोनों में सबसे बेहतरीन अप्रोच क्या होगा। एक तो हमने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट जो है, किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो जाए, किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट अगर फिक्स है, कांस्टेंट है, फिक्स है, तो पहली वाली चीज जिस रेशियो में होगी उसके उल्टी रेशियो में दूसरी वाली चीज होगी। क्या होगी? यानी पहली वाली चीज का अनुपात जैसा होगा उसके उल्टे में दूसरे का अनुपात होगा। ये बात आपको शायद याद होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम तो इस सवाल को करेंगे पहले इस तरीके से। इसमें क्या चीज है? इस दोनों कंडीशन में एक चीज हमें फिक्स दिख रही है। एक आदमी की आय 6,000 रुपया बढ़ जाती है और आयकर की दर 18% से 15% हो जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है। दोनों ही परिस्थितियों में वो समान आयकर चुकाता है। इनकम टैक्स जो है वो फिक्स है। तो इनकम टैक्स कैसे निकलेगा मेरे दोस्त? इनकम टैक्स फिक्स है। इनकम टैक्स फिक्स है, ये फिक्स है। क्या है? फिक्स है। तो इनकम टैक्स निकलता है टोटल इनकम का टैक्स रेट परसेंट, टैक्स प्रतिशत। जब इनकम पर टैक्स प्रतिशत निकाल देंगे, जितने प्रतिशत से टैक्स लगेगा तो उससे हमें टोटल इनकम निकल जाएगा। यानी इनकम का टैक्स रेट प्रतिशत इनकम टैक्स होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा सवाल ये कह रहा है कि आयकर की दर 18% से 15% हो जा रहा है। इनकम टैक्स कितना? आयकर की दर 18% से कितना हो जा रहा है? 15%। और दोनों ही स्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, इसका कोई अर्थ नहीं, ये दोनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हम
बेसिक चीज़ों में आपको बता देंगे अभी, जस्ट दूसरे तरीके से जैसे करेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में जब ये इसका रेशियो ऐसे 18/15 है तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 3 छक्का 18, 3 पच्चे 15। तो हमारे टैक्स का रेशियो 6/5 आ गया, तो इनकम का रेशियो कितना हो गया 5/6। तो इनकम टैक्स का जो रेशियो 18 से 15 कब होता है, जब इनकम बढ़ जाता है 6000 से। तो इनकम 5 से 6 हो जाए, एक की वृद्धि हुई, एक की वृद्धि हुई। एक्चुअल में वृद्धि कितनी की हुई है 6000 की, एक की वृद्धि की जगह पर कितने की वृद्धि हुई 6000 की। तो 5 एक्चुअल में उसका जो बेस इनकम था, शुरुआत का जो इनकम था वो 5 था, तो 1 बराबर 6000 है, तो 5 बराबर कितना होगा, तो 5 गुने 6000 यानी 6 पंचे 30,000। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। इस तरह से अगर हम सवाल को अटेम्प्ट लेते हैं तो ये चीज़ें हमें समय बचा कर देंगी, जल्दी हो जाएगा। अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आती, इसे नोट आउट कर लीजिए। नहीं समझ में आती है तो इसका एक बेहतरीन तरीका और भी है, वो मैं बताता हूँ। पहले इनकम आई था, अब इनकम में कितने की वृद्धि होती है 6000 की वृद्धि हो जाती है, 6000 की वृद्धि हो जाती है। नया इनकम ये हो गया। पहले इनकम पर कितने प्रतिशत का टैक्स लग रहा था 18% का, अब कितना लग रहा है घटकर इनकम बढ़ जाने के बाद 15% का टैक्स लग रहा है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, तो पहले इनकम के कितने प्रतिशत पर टैक्स लग रहा था 75% पे, 75/100। और कितना लग रहा था 18%। अभी इनकम के कितने प्रतिशत, अभी भी 25% आयकर मुक्त है, तो इनकम के इस बढ़े हुए इनकम के कितने प्रतिशत पे लगेगा 75% पे, 75/100। और अब टैक्स रेट जो है घटकर कितना आ गया है 15%, 15%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों ही परिस्थितियों में आयकर समान चुकाता है, समान यानी बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए कि जब 25% आयकर मुक्त था तो 75% पर टैक्स लग रहा था, यहाँ से भी 75/100, 75%, 75/100 दोनों जगह से कैंसिल आउट हो गया। तो इसका कोई अर्थ नहीं रह गया, कोई अर्थ नहीं रह गया। तो अब हमारा सिर्फ अर्थ निकलेगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 5। तो ये 6i यानी 6 इनकम, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5i इधर आ जाएगा तो घट जाएगा 5i इज इक्वल टू 6 पंचे 30, 30,000। 6i में से 5 आई तो इनकम हमारा आई आ गया, यही तो इनकम है। और इनकम ही हमारा 30,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये दोनों तरीके बेहतर तरीके हैं, लेकिन आप चीज़ों को अगर इस तरह से सोच पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जामिनेशन में टाइम बचा लेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति की आय, हम इसी कॉन्सेप्ट जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को हम अपने ध्यान में रखेंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ वो टाइम बचा कर देगा आपके लिए, समय वैल्यूएबल है एग्जामिनेशन में। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य से पढ़िए। कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाती हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किलें जो है वो ज़िंदगी का पार्ट है। तो हमारे साथ भी टेक्निकल इश्यूज है, हम भी उतने ज़्यादा अवेयर नहीं है टेक्निकल चीज़ों से। और वीडियोस के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ उसमें सारे कंटेंट मैं खुद टाइप वाइप करता हूँ, तो उसमें थोड़ी सी टाइम लग जाती है। तो आपको कंटेंट अभी स्लो आ रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको रेगुलर कंटिन्यूटी कंटेंट की मिलेगी। लेकिन इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आप हमें कमेंट लिख कर दें, कमेंट लिख कर भेजें। कमेंट से मेरा जोश उत्साह उमंग बढ़ता है। जब भी आप कमेंट लिखते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे किस तरह से कहाँ इम्प्रूव करना है, क्या और कितना पढ़ाना है, किस किस एग्जामिनेशंस के लिए हम कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठाएं। आपके फीडबैक हमारे अंदर एक उत्साह, एनर्जी, उमंग भरता है। तो हम चाहेंगे कि इस क्लास के बाद जब क्लास ऑफ हो जाए तो आप हमें कमेंट के थ्रू आप अपने जो है ना सजेशंस हमें ज़रूर भेजिए। और मैं कहूँगा कि वीडियोस को अंत तक देखने से पहले ही आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमें इस माध्यम से इस तरह से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस, किसी भी कंटेंट के जब भी मैं कोई वीडियोस बनाऊंगा उसका कंप्लीट बेसिक टू एडवांस तक मैं वो वीडियोस बनाऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट रहेगा आपके साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप इस वीडियोस को कम से कम 200 व्यूज़ और इसे सब्सक्रिप्शन में आप शेयर करके और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आप अपने यार दोस्तों से शेयर कीजिए। तो हाँ, कल बच्चों को ऑडियो
जो क्वालिटी थी उसकी बहुत दिक्कत हुई है। तो मैं चाहूँगा कि जहाँ भी दिक्कत हो उसको हम अपनी ओर से सुधार करें, लेकिन आप उसे माइक्रोफोन से देख सकते हैं, ईयरफोन से सुन सकते हैं, आप उसे सुनिए, उसे उन क्वेश्चंस जिन्हें मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, वो क्वेश्चंस आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को, आपके परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स को और निखारेंगे, नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। और मैंने जो पिछली क्लास में जो शेर कहा था कि वो जो शेर है वो मैं आपको बताऊंगा कि कितना बेहतरीन शेर है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चंस को करिए। एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है और आयकर की दर 14% से 12% हो जाती है, लेकिन आयकर पहले के बराबर है। इन दोनों परिस्थितियों में 20% तथा 30% आयकर मुक्त है। अब यहाँ पर आयकर जो है ना, वो इनकम टैक्स जो है दोनों जगह सेम नहीं है। इनकम टैक्स जो है मुक्त जो था पहले 25%, दोनों जगह पर इनकम टैक्स फ्री था, दोनों जगह पर 25% इनकम का 25% दोनों जगह पर इनकम टैक्स फ्री था। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 20% पहले वाले इनकम के 20% पर इनकम टैक्स फ्री है, और दूसरी वाली इनकम जो बढ़ी हुई इनकम पर है उस पर 30% इनकम टैक्स फ्री है। तो हम इस सवाल को उस तरीके से कैसे अटेम्प्ट लेंगे, फिर हम आप उसको उसका बेसिक भी बता देंगे। तो आपको हमने बताया था कि इनकम का टैक्स रेट प्रतिशत जो है, टैक्स रेट प्रतिशत वो इनकम टैक्स है। क्या है? इनकम टैक्स है। हम कह रहे हैं कि यहां पर इनकम टैक्स यहां पर सवाल कर रहा है, लेकिन आयकर पहले के बराबर है। इनकम टैक्स दोनों ही परिस्थितियों में यहां पर भी फिक्स है, आयकर पहले के बराबर है। इसका मतलब जो हमारा टैक्स रेट प्रतिशत होगा उसका अनुपात जो होगा वो इनकम के अनुपात के उल्टा होगा, या इसका अनुपात उसके अनुपात के उल्टा होना चाहिए। तो हमारा पहले टैक्स रेट कितना था? 14%। अब टैक्स रेट प्रतिशत कितना हो गया? 12%। और यहां पर हमारे इनकम पर इनकम के कितने प्रतिशत पर टैक्स फ्री है? 20% पर टैक्स फ्री है। तो हमें इनकम के कितने प्रतिशत पर टैक्स लग रहा है? इनकम के कितने प्रतिशत पर टैक्स लग रहा है? 80% पर टैक्स लग रहा है। 80% पर टैक्स लग रहा है। कितने प्रतिशत पर? इनकम के 80%। तो इनकम के 80% पे टैक्स लगेगा तो उतना ही इनकम टैक्स होगा। तो टैक्स कितने पे लग रहा है? इनकम के 80% पे लग रहा है। और यहां पर दूसरे केसेस में इनकम के कितने प्रतिशत पर टैक्स फ्री है? 30%। तो इनकम के कितने प्रतिशत पर टैक्स लगेगा? 70%। यानी इनकम के 70% पर टैक्स यहाँ लग रहा है, इनकम के 80% पर यहाँ टैक्स लग रहा है। तो इस दोनों को कैंसिल आउट पहले कर दीजिए। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो हमारा रेशियो कितना आया? 4/3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? 14/12 हमारा ये इनकम टैक्स हो जाता है पहले 14% से 12%, जबकि टैक्स पहले 80% पे लग रही थी, अब टैक्स 70% पे लगेगी। तो हम 0 से 0 कैंसिल कर दिए। 4 दूना 8, 4 तिया 12, यहाँ 2, यहाँ 3, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 दूना 4 और 3 एकम 3। तो हमारा इनकम टैक्स इस रेशियो के उल्टे में हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। तो इनकम में कितने की वृद्धि हुई? इनकम में 1 की वृद्धि हुई। कितने की? 1 की वृद्धि हुई, जबकि एक्चुअल में कितने की वृद्धि हुई थी? इनकम में 2000 की वृद्धि हुई थी। तो 1 की वैल्यू 2000 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 6000। यहाँ तक कोई दिक्कत? 6000। शायद ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसे बेसिक से बताता हूँ। पहले इनकम आई था, बढ़ने के बाद इनकम कितना हो जाएगा? आई प्लस 2000, 2000 इनकम में वृद्धि हुई है। अब पहले इनकम की कितने इनकम टैक्स जो है वो 14% से 12% हो जाती है। कितना? 14%। इनकम के 14% पे टैक्स लग रहा था पहले, अब इनकम के कितने प्रतिशत पर टैक्स लग रहा है? 12% पर। जबकि पहले स्थिति में 20% इनकम टैक्स फ्री है, तो इनकम के कितने प्रतिशत पर टैक्स लग रहा है? 80% पे, 80/100। और दूसरी स्थिति में इनकम का 30% इनकम जो है वो टैक्स फ्री है, तो कितने इनकम पर टैक्स लगेगा? 70% पर, 70/100। अब दोनों ही स्थितियों में आयकर बराबर है, दोनों ही स्थितियों में आयकर बराबर है, तो बराबर कर दिए। यहां से हम क्या करेंगे? 00 से 00, प्रतिशत और प्रतिशत से प्रतिशत ही कैंसिल आउट तो कर रहे हैं और कुछ नहीं। 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया। यहां से क्या हुआ? 4 दूना 8, 4 तिया 12, 7 एकम 7, 7 दूना 14। इनकम जो होगा ये 4i हो गया, 4 इंटू आई यानी 4i, 4i हो गया। इसे हम ऐसे कर देंगे 4 और i, और यहां से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i प्लस
2 को 3 से गुना करेंगे, 2000 को 3000 से तो 6000। अब हम देखेंगे कि 3 आई को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई इनकम बच जाएगा, और इनकम हमारा कितना हो जाएगा 6000 जो है सो है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप इस बेसिक तरीके से भी इस सवाल को इस तरह से अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो कितना हो गया हमारा 6000। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति की आय 3000 रुपया कम हो जाती है, व्यक्ति की आय में अब 3000 रुपये की कमी हो जाए और आयकर की दर 15% से 18%, इनकम टैक्स का रेट क्या हो जाता है 15 से 18 हो जाता है। आयकर चुकाने की अनुपात जो है, आयकर चुकाने की अनुपात कितना है 3:2। वो इनकम टैक्स फिक्स नहीं है। अब यहां आप जब देख रहे होंगे तो पहले आयकर फिक्स था, दोनों ही स्थितियों में आयकर समान चुकाता था। यहां आयकर चुकाने का अनुपात 3:2 है और 29% आयकर मुक्त है दोनों स्थितियों में। उसकी प्रारंभिक आय कितनी होगी? तो बहुत इस कॉन्सेप्ट से हम कैसे करेंगे, जहां पर हमारा इनकम का टैक्स प्रतिशत जो था, टैक्स परसेंट, वो इनकम टैक्स के बराबर था। तो आप देख रहे हैं कि इनकम टैक्स पहले हम 3 चुकाते थे, अब हम क्या कर रहे हैं इनकम टैक्स 2 कर दे रहे हैं, यानी इनकम टैक्स का अनुपात बदल गया है। और इनकम टैक्स किस रेशियो में हम देते थे 15/15। पहले इनकम टैक्स हमें इनकम टैक्स का जो रेशियो था, दर था, वो 15 था। अब वो बढ़कर कितना हो गया, आय घटने से 18 हो गया। कितना इनकम टैक्स? तो ये इस सवाल की बारीकियों को समझिए कि हम इनकम टैक्स पहले हम चाह रहे हैं कि इनकम टैक्स जो है वो बराबर हो जाए, दोनों ही स्थितियों में इनकम टैक्स हमारा फिक्स हो जाए। तो हम फिक्स कैसे करेंगे, अगर इनकम टैक्स की दर को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनकम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो हमारा इनकम टैक्स फिक्स हो जाएगा उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो इनकम टैक्स अगर 2 से बढ़ रहा है, इसका मतलब इनकम टैक्स की दर 2 से बढ़ी होगी, इनकम टैक्स का रेट 2 से बढ़ा होगा। अगर यहाँ इनकम टैक्स 3 से बढ़ रहा है, इनकम टैक्स का रेट यहाँ 3 से बढ़ा होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब हम इनकम टैक्स को 2 से बढ़ा रहे हैं या इनकम टैक्स को अगर 2 से बढ़ा रहे हैं, यानी इनकम टैक्स की दर को 2 से मल्टीप्लाई किया। इनकम टैक्स की दर अगर 3 से यहां पर बढ़ रही है तो इनकम टैक्स का रेट 3 से बढ़ा होगा, तभी ऐसा होगा। अभी से मल्टीप्लाई क्रॉस कर देते हैं, 9 और 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो यहाँ हमारा रेशियो आ गया कितना 5/9। तो टैक्स का रेशियो 5/9 है, तो इनकम का रेशियो कितना होगा 9/5। तो इनकम कितने से घट गया मेरे दोस्त, 4 से घट गया, जबकि एक्चुअल घटा कितने से आप देख लीजिए 3000, यानी 4 की वैल्यू कितनी है 3000 है। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 3000/4 गुने 9000, यही ना आप कहेंगे। बेसिक से मैं अब को बता दे रहा हूँ। तो 4 से 4 7 28, 4 5 20 और 0, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 0 0 9 5 45, 9 0 0 9 5 45, हाथ में 4, 9 7 63 और 4 67, 67/50। यानी हमारा जो ओरिजिनल इनकम है, पहले का इनकम है, वो 67/50 है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अगर आप चाहें तो इसे बेसिक से करिए, और बेसिक से करने के लिए मैं आपको कहूँगा कि इसे आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए। सी आंसर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे में लिए गए क्वेश्चन है, रेलवे के बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। जो इन क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ, ऐसे सवाल देखने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या बेसिक प्रैक्टिस की वजह से, प्रैक्टिस की कमी की वजह से इन सवालों को हम गलत कर देते हैं। लेकिन बहुत बेसिक सवाल है ये, परसेंटेज के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। मैं हर क्लास में वैसे सवाल आपके सामने में लेकर आऊँगा जो कुछ बेसिक्स होंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपकी समझ बेसिक्स पे भी टिकी रहे और उन बेसिक्स की मदद से, हेल्प से आप क्या करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कर पाएँ। अगर आप हमारी क्लास में पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, ये आपका फर्स्ट क्लास है, तो आपको कोई टेंशन नहीं, इस क्लास को आप फ्री हल, अगर आपको परसेंटेज के हल्के बेसिक कॉन्सेप्ट भी मालूम है तो इन सवालों को, इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट एकदम पुराने क्लासेस वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, हर क्लास में नए कॉन्सेप्ट आते हैं, नए क्वेश्चंस आते हैं, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक अपना तरीका, एक ढंग होता है, जिन्हें हम आपके साथ शेयर करते हैं। सवाल को कई तरीके से हम आप बना सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशंस में उन सवालों को अप्रोच लेने का जो तरीका होगा उसे मैं आपको बताता हूँ, उसे आप अप्रोच कीजिए, कैसे लिया जा सकता है। हम सवाल को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा बेस्ट अप्रोच क्या है जो हमें समय बचा कर देगा, हमारे प्रैक्टिस। तो हम समय तभी बता पाएंगे जब हम इन के जो बेस्ट अप्रोचेज हैं उसे हम बार बार यूज टू में लें, उन्हें बार बार प्रैक्टिस करें।
अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमारे पास वही तरीके बचते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल हैं, जिन्हें हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करते हैं। यदि ए बी से 25% अधिक है, ए कितना है 25% अधिक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बनी 1/4, यानी ए जो है वो बी से कितना प्रतिशत अधिक है, 25% तक अधिक है बी से। बी की वैल्यू कितनी है 4, तो इससे 25% अधिक है यानी 1 अधिक है, यानी ये कितना हो गया 5। तो सवाल ये कह रहा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी ए से कितना कम है, 1 कम है। 1 कम है कितने पर, 5 पर, तो 1/5 का प्रतिशत मान 20%, 20% कम है। यहां तक कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू से 6 गुना है, 6 गुना बड़ा है पी क्यू से। पी जो है वो क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू की वैल्यू अगर 1 है तो इसका 6 गुना कितना होगा, 6 होगा, सिंपल सा बात है। तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है, तो क्यू पी से कितना कम है, तो 6, ये 6 है, ये 1 है, तो कितना कम है, 5 कम है, कितने पे, 6 पे। तो 5/6 का प्रतिशत मान हमने आपको बताया था कि 1/6 का प्रतिशत मान आपको याद होना चाहिए कि 16 सही 2/3%, तो 16 पंचे 1/6 का प्रतिशत मान आपको याद होगा कि 16 सही 2/3% होता है। तो 5 दूना 10, हमने कहा था कि 3 × 9, तो 3/1/3%, यहाँ से हम निकालेंगे 5 से मल्टीप्लाई 16 85, तो इसका प्रतिशत मान हो जाएगा 83 सही 1/3%। अगर नहीं आता है तो आप इसे बेसिक चीज़ों से, अगर आपका फर्स्ट क्लास है तो 5/6 कीजिए गुने 100 करके इसे आप फाइंड आउट कर लेंगे, यही आंसर आएगा। अगर ये तरीका नहीं, इसके एक और तरीका हमने बताया था कि 1 - 1/6, यहाँ से इसे 100% मान लेते हैं, इसे 16 से ही 2/3%, आप इसे घटाते हैं तो 16 की जगह पर 17 घटाते हैं तो 83, और 2 में से 1 घटाते हैं तो 1/3 में से 2 घटाते हैं तो 1/3%। इस तरह से आप कई तरीके, प्रतिशत निकालने के बहुत कई तरीके हैं, मैंने इन सारे तरीके मेथड्स को बेसिक्स में डिस्कस किया है। आप वहाँ जाइए, उसे देखिए, सीखिए। सेकेंड क्लास में आपको दिक्कत होगी, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ईयरफोन लगाइए, ईयरफोन लगा के उन क्लासेस को देखिए। उसके देखने से आपको फायदा ये होगा कि उसमें जो जो अच्छे सवाल कराए गए हैं वो आपके कॉन्सेप्ट को मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय बी की आय से 40% कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा। ए की जो आय है वो बी की आय से एकदम बेसिक है, 40% कम है। इस मैं आपको कह रहा हूँ, अभी मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, जब इसके वन शॉट लेके आऊंगा तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका एकदम बदल जाएगा। मैं एकदम बेसिक से सिखाना चाह रहा हूँ कि आप परसेंट के कॉन्सेप्ट को कैसे सीखें, कैसे अप्लाई करें, ये एकदम बेसिक है। जब 40% बढ़ जाए, कम है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, मतलब 40% का अर्थ ये हो गया, 40% का अर्थ हो गया 2/5, यानी अगर बी की आय 5 है, बी की आय, ए की आय बी की आय से 40% कम है, अगर बी की आय 5 है तो इससे 40% कम यानी 2 कम, यानी ये 3 होगी यहां तक। लेकिन इस सवाल को हम एकदम बेसिक से ले चल रहे हैं, लेकिन इसके करने का तरीका इससे भी बेहतरीन है। कई तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, प्रैक्टिस में आप उन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन पहले इसे समझिए, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, कितने पे, 3 पे, तो 1 पे 3 ज्यादा, 33 सही 1/3%। अभी सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया था 2/3, तो 33 का 2 गुना क्या होगा, 86 सही 2/3%, या 66.66%। देखिए कौन सा आंसर है, बहुत अच्छा है, बेसिक क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। इसे आप नोट आउट कीजिए। और मैं ये बताना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब रूह में उतर जाता है बेपनाह इश्क का समुंदर, जब रूह में उतर जाता है बेपनाह इश्क का समुंदर, लोग जिंदा तो रहते हैं लेकिन किसी और के अंदर। हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी रूह में, जान में, जिगर में इन मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को उतार लीजिए, ताकि आप अगर जिंदा रहें तो आपके अंदर एक वो जुनून रहे कि हमें किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब पाना है, हमें गवर्नमेंट जॉब को निकालना है, कहीं ना कहीं हमें सिलेक्शन लेनी है। ये आपके मन में रहे, आपके जुनून में रहे, आपके रूह में रहना चाहिए। आइए हम इन्हीं बातों के बाद अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। ए के अंक बी के अंक से 40% अधिक है, ए के अंक बी
बी से 40% अधिक है, बी के अंक सी से 30% अधिक है, तो सी के अंक 250 है, तो ए के अंक बराबर हैं। ए के अंक जो हैं वो बी से कितने प्रतिशत अधिक हैं? 40% अधिक हैं। तो अगर बी का 5 है तो ए का कितना होगा? 7। 40% का मतलब 2/5। तो 5 पर 2 अधिक है, तो 5, बी 5 है तो ए कितना होगा? 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सी के अंक 30% और बी के अंक सी से 30% अधिक हैं। सी से कितने प्रतिशत? अगर सी 30% अधिक का मतलब होता है 3/10। अगर सी का 10 है तो ये कितना हो गया? 13। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? 30% का अर्थ हुआ 3/10। अगर कह रहा है कि सी के अंक से 30% अधिक है बी का, तो अगर बी का, ये बी का अंक हो गया और इससे 30% अधिक का मतलब 3 अधिक, तो बी का अंक जो है सी से 30%, सी से 30%, तो ये सी है, तो बी का अंक सी से 30% अधिक, ये 10 है, तो ये 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 13। अब यहाँ बी 5 है, यहाँ 13 है, बी दोनों जगह ही बराबर होगा, तो इसे हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। यहाँ 13 से किया है तो यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 5 से किया है तो इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 50। जबकि बी सी कितने के बराबर है? 250। सी कितने के बराबर है? 250, यानी इसका 5 गुना 50 पंचे 250। तो ए कितने, ए का कितना? ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए के अंक बराबर हैं, किसके बराबर हैं? तो ए का अंक फाइंड आउट करना है। 13 55 91, 91 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 91 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 9 5 45 455। 9 5 45 455। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? अगर जहां भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट्स के थ्रू फीडबैक देते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां भी आपको दिक्कत हो, जहां पर भी प्रॉब्लम को समझने में दिक्कत हो, आप हमें कमेंट्स कर, मैं उन कमेंट्स को पढ़कर मुझे उत्साह मिलता है। मैं उन्हें और कमेंट्स में आपके थ्रू जो बातें भी आएंगी मैं उन्हें जानकर उन्हें और सुधार करने की कोशिश करूंगा। आपको कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे प्रॉपर तरीके से करते हुए चले जाइए, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चले जाइए। आइए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 50% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत की बराबर है? मान लिया कि पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% कम है। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है, यानी 80% है। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 50% कम है, यानी तीसरी संख्या का 50% है, यानी 50। तो सवाल ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या की, जिसकी कह रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की यानी 5 की कितनी प्रतिशत है? तो प्रतिशत के लिए गुना 100, 100 पे मान निकालेंगे। 5 दूना 10, 8 दूना 16, 160%। 160। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? 160% है। 8 दूना 16, इसको 160 कर लीजिए मेरे दोस्त, 160%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या दूसरी संख्या के 1/5 20% है, तो 8/8 का मल्टीपल है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 8 20 है 160। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत? 160%। ऑप्शन को आप करेक्ट कर सकते हैं, 160। 160। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए चलिए, यदि एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन यदि वह 55% अंक प्राप्त करता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्ण अंक या पासिंग प्रतिशत। इसको करने से पहले एक और सवाल मैं आपको देता हूं, उसे करिए। चलिए इसे करें पहले। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की आवश्यकता थी और वह 24 अंक लेकर आया और 18 अंक से फेल आया।
अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, उत्तीर्ण अंक कितने थे, उत्तीर्ण यानी पासिंग प्रतिशत या पासिंग मार्क्स के बारे में पूछा है। उत्तीर्ण अंक यानी पासिंग मार्क्स के बारे में पूछा है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पासिंग प्रतिशत जो है, पासिंग परसेंटेज जो है, पासिंग परसेंटेज कितने चाहिए, पासिंग प्रतिशत कितने हैं, 36 है, 36% है। लेकिन उस विद्यार्थी को कितना प्रतिशत अंक आ रहा है, 24% अंक आ रहा है। यानी पासिंग परसेंट से कितने प्रतिशत अंक कम आए, कितना प्रतिशत अंक कम आया, 12% अंक कम आ रहा है। जबकि 12% अंक कितने का, सवाल ये कह रहा है कि 12% अंक जो कम आए वो पासिंग से कितने प्रतिशत कम आ रहे हैं, उसे 18 अंक कम आ रहे हैं। 36% अंक उसे पास होने के लिए चाहिए। अब वो विद्यार्थी कितना अंक ला रहा है, 24% अंक ला रहा है। तो पासिंग प्रतिशत से वो कितना अंक कम ला रहा, प्रतिशत कम अंक ला रहा है, यानी 12% कम अंक ला रहा है। जबकि सवाल कह रहा है कि वो 18 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि जितना पासिंग मार्क्स चाहिए उससे 18 अंक कम अंक आते हैं। यानी पासिंग प्रतिशत से पासिंग मार्क्स इतना अंक ला रहा है 24%। तो अब पासिंग प्रतिशत तो 36 पे डिपेंड कर रही है, उससे 24% कम। मार्क्स में अगर देखेंगे तो 18 मार्क्स कम है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 12% 18 मार्क्स को बताता है, 12% बराबर 18, तो 36 इसका 3 गुना है, तो 18 54, यानी 54% अंक जो है, 54% अंक जो है वो पासिंग मार्क्स है। और 36% क्या है, ये पासिंग प्रतिशत है। नहीं समझ में आई? सवाल ये कह रहा है एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की आवश्यकता थी, लेकिन वो 24% अंक ला रहा है, 24 और 18 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की जरूरत थी, लेकिन वो 24% अंक ला रहा है, यानी उत्तीर्णांक से 12% कम है। और ये 12% अंक में वो कितना अंक कम ला रहा है, पास होने से 18 अंक कम ला रहा है, यानी 12% बराबर 18। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, 36%। तो इसका 3 गुना है, तो 18 का 3 गुना 54। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसे आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, वो पहले आप कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे पीछे कर सकते हैं। यदि एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त कर रहा है, यदि छात्र 25% अंक प्राप्त करता है तो कितने अंकों से फेल हो जाता है, 210 अंकों से फेल हो जाता है। यानी पास होने के लिए उसे जितने मार्क्स चाहिए उससे 210 अंक कितने आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। लेकिन यदि वह 55% अंक प्राप्त करता है तो 240 अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्ण अंक और पासिंग प्रतिशत बताइए, उत्तीर्ण अंक भी बताना है और पासिंग प्रतिशत भी बताना है। यदि वो 55% अंक लाता, कितना, 55% अंक लाता, 55% अंक लाता तो कितने अंकों से पास हो जाता, यानी पासिंग मार्क्स से कितने अंक एक मिनट, 210 अंक कम आते थे। अब 55% अंक ला रहा है तो पासिंग मार्क्स से 240 अंक से पास हो जाता है, यानी पासिंग अंक जितने थे उससे 240 अंक ज्यादा आते हैं। कितने, 240 अंक ज्यादा आते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर 25% अंक लाया और 210 अंक से फेल कर गया, यानी इसके बाद कहीं ना कहीं पासिंग परसेंट रहा होगा, पासिंग परसेंट 25% से ज्यादा रही होगी। और 55% अंक लाके 240 अंकों से पास कर जाता है, यानी इससे पहले कहीं ना कहीं पासिंग प्रतिशत होगी, यानी पासिंग मार्क्स इसके बीच में कहीं पर होगी पासिंग मार्क्स। इतना तो कंफर्म है, इतनी बातें तो समझ में आ रही है। तो हम कह रहे हैं कि इनका डिस्टेंस 55 से 25% की वजह से इसके नंबर, इनके मार्क्स का डिफरेंस कितना हो गया। तो 55 से 25% बनाने के लिए इनके मार्क्स का जो प्रतिशत का जो डिफरेंस हुआ, 55% अंक आया और इससे पहले उसको 25% अंक आए थे। तो 55% से 25% अंक जाने में उसे 30% अंक कम आए। तो पहले पासिंग मार्क्स से 240 ज्यादा थे, अब पासिंग मार्क्स से 210 कम है। तो ये 30% जो है 240 प्लस 210 को ऐड कर देंगे तो इतने नंबर के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, यानी 200 400, यानी 30% 450 को रिप्रेजेंट करती है। तो 1% कितना हो गया, 15 को। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी 15 मार्क्स जो है, 15 मार्क्स जो है वो 15 मार्क्स जो है 1% को बताएगा। कितने को, 1% को बताएगा।
तो 240 मार्क्स से 25% अंक ला के 25% अंक ला के 240 से फेल कर जा रहा है, तो 240 अंक जो है हर एक, यानी 1% 15 अंक बना कर दे रहा है, तो 240 अंक कितना प्रतिशत बना कर देगा, तो 15 से हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 चौका 60, यानी वो 40% से 14% से फेल कर रहा है, 14% से 25% अंक लाकर वो 14% से फेल कर रहा है, तो पासिंग परसेंट कितना हो गया, पासिंग परसेंटेज कितना हो गया, 25 + 14 39, यानी 39% जो है वो पासिंग परसेंट है। पासिंग परसेंट कितना है, और उत्तीर्णांक कितने हो, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत है, तो 1% कितने अंक के बराबर हो गया, 15, यहां तक तो कंफर्म है। और पासिंग परसेंट उसको कितना चाहिए, 39%, तो उत्तीर्णांक कितना हो गया, 15 गुने 39, इसे जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा जो आंसर होगा वो आपका उत्तीर्णांक हो जाएगा, जबकि ऑप्शन में हमने एक दे रखा है, एक छूट गया होगा, तो आप उसे इसे कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है तो वह 50 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंकों से पास हो जाता है। पासिंग प्रतिशत और अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। 40% जब अंक प्राप्त करता है क्या करता है, जब 40% अंक प्राप्त करता है तो वह 50 अंकों से फेल हो जाता है, यानी पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए उससे 50 मार्क्स कम लाता है। कितना, अब वह छात्र क्या करता है, जब उसे 50% अंक प्राप्त होता है, सवाल ये कह रहा है, तो वो क्या करता है, 40 अंकों से पास हो जाता है, जितना पास होने के लिए मार्क्स चाहिए उससे 40 अंक ज्यादा ज्यादा लाता है। तो इसी बीच में कहीं पर पासिंग मार्क्स होगा, तो पासिंग मार्क्स से इतना कम है, ये पासिंग मार्क्स से 40 ज्यादा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 40% जब आया था तो वो फेल कर गया था, 50% जब आया तो वो पास किया, तो इन दोनों प्रतिशत कितने प्रतिशत अंक ज्यादा ला रहा है, यानी 40% से 50% आने में उसे 10% ज्यादा अंक चाहिए, यानी 10% अंक ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पासिंग मार्क्स जो है उससे 40% 50 अंक कम है, और पासिंग मार्क्स से 50% 40 अंक ज्यादा है, तो टोटल कितना का डिस्टेंस हो गया, 50 और 40 90 का। तो एक यूनिट बराबर कितना हुआ, 1% बराबर 90 हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पासिंग प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी 9 अंक जो है 1% बना के दे रहा है, तो 50 अंक कितना प्रतिशत बना के देगा, 5 सही 5/9%, यानी 40% आता है और 5 सही 5/9% से फेल कर जाता है, तो उसे 45 सही 5/9% चाहिए पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स इतना चाहिए। और टोटल कितना कर रहा है, अधिकतम अंक कितना है, तो 1% कितना के बराबर है, 9 के बराबर है, तो इधर डबल जीरो चिपकाइए, इधर भी डबल जीरो चिपकाइए, तो 100%, यानी अधिकतम अंक हो गया 900, तो 45 सही 5/9, 45 सही 5/9 और 900, ये वाला होगा। ये समझ में आया। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक स्कूल में 60% छात्र यानी लड़के हैं, छात्र लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या 972 है, स्कूल में कितने लड़के हैं, 60% लड़के हैं और लड़कियां 972 है। जब स्कूल में हम क्या देख रहे हैं कि 60% लड़के हैं, कितने हैं, तो बॉयज कितने हैं, 60% है, तो गर्ल्स कितनी होंगी, वो होंगी 40%, टोटल 100% है, तो ये 40% गर्ल्स होंगी, और गर्ल्स कितना कर रहा है, 972 है, कितना है 972, तो 40% बराबर 972 है, तो 60% बराबर कितना होगा, 972/40 गुने 60। अब बेसिक से ऐसे अगर करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं, हाथी घोड़ा नहीं है। इसे 3 इसे 2 कर सकते हैं, 2 से इधर कैंसिल आउट करेंगे तो 4 8 16 6 12, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 × 18, 8 × 24 1 25 और 4 × 12 2 14, 1458 इसका आंसर आएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है कि उस क्लास में कितने लड़के हैं, 60% लड़के हैं, तो लड़कियां जितनी बची 100 में से वो गर्ल्स हो जाएंगी 40%, जबकि गर्ल्स का संख्या दे रखा है 972, तो बॉयज 60% बताइए, तो 40% 972 है, तो 60%, तो 972/40 हो गया गुने 60, आप निकालेंगे तो 1458 आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है,
कितने अंक का है? 1 अंक का। एक छात्र प्रथम 60 प्रश्नों में 75% सही कर पाता है। प्रथम 60 प्रश्नों में यानी 80 अंक का एग्जामिनेशन है, जिसमें प्रथम 60 में कितना सही करता है? 75% सही करता है। कितना? 75% सही करता है। यानी कितना? 75% यानी 45 सही करेगा। अब उसे शेष बचे प्रश्नों में कितने सही प्रश्न करने होंगे ताकि कुल परीक्षा में 80% अंक आ जाए। यानी 80 में टोटल जो 80 अंक की जो परीक्षा हो रही है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और 80 में उसे 80% आ जानी चाहिए। कितना? 80%। 8 64 टोटल कितना मार्क्स हो गया? 64। अब बचा हुआ क्वेश्चन कितना है? 20 में कितना मार्क्स आए? पहले आया 60 में 45 अंक और हमें चाहिए ओवरऑल में 80% अंक यानी 64। यहाँ 45 अंक आ चुका है 60 में, तो 20 में कितना अंक और चाहिए ताकि 64 बन सके? तो 19 अंक। 64 में से 45 घटा लीजिए, 19। 19 कितने में? 20 में। तो 100 में कितना मेरे दोस्तों? 20 पंचे 100, 19 पचे 95। यानी बचे हुए क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में हमें 95% अंक आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल में मुझे 80% अंक आ जाएगा। बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, आपकी समझ को एकदम खोल देगा ये क्वेश्चन। आप इसे पहले 30 सेकंड पढ़िए, फिर इसे समझने की कोशिश कीजिए, फिर अपने पहले पॉज कीजिए, वीडियोस को बनाने की कोशिश कीजिए, देन आफ्टर अगर नहीं बनता है तो चीज़ों को देखिए। इस सवाल को आप बेसिक से भी कर सकते हैं और हमें जहाँ तक लगता है कि इस सवाल को करने का एक और भी तरीका है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा। एक परिवार 25 केजी चावल तथा 9 केजी गेहूं की मात्रा करने में 350 खर्च करते हैं। मात्रा खपत करने में 350 खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ जाए तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी ज्ञात करें। उसका नया खर्चा पूर्व के समान हो। खर्चा यानी एक्सपेंडिचर फिक्स है तो चावल का मूल्य भी स्थिर है। चावल का मूल्य भी क्या है मेरे दोस्त? स्थिर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिए। हम इसे जो है ना, जब भी परसेंटेज खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करना है, परसेंटेज चेंज की जब भी बात कर रहा है, प्रतिशत परिवर्तन परसेंटेज चेंज की, तो हम वैसे सवालों को एक्चुअल वैल्यू से भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास सफिशिएंट डाटा है तो हम उसे एक्चुअल वैल्यू के बगैर भी हम परसेंटेज चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए कैसे देखते हैं। चावल वो कितने खपत करता है मेरे दोस्त? 25 केजी। और गेहूं कितना खपत कर रहा है? गेहूं वीट, राइस एंड वीट 9 केजी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 350 रुपये खर्च करता है। एक्चुअल वैल्यू को हम 350 को अभी छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का कितना है? 20%। 1/5। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का, तो गेहूं का मूल्य अगर 5 है तो चावल का मूल्य कितना है? 1। तो हम मान लेते हैं कि चावल का मूल्य 5 रुपया, गेहूं का मूल्य 5 रुपया पर केजी है, मान लेते हैं। तो चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% यानी 1 रुपया पर केजी होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे सवाल ये कह रहा है, यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो गेहूं के मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है? 20%। तो मूल्य पहले कितना था? 5। 5 का 20% कितना होगा? 20%। 1/5। 5 से 5 की कैंसिल यानी 1, यानी कि गेहूं के मूल्य में 1 की वृद्धि हो जा रही है। कितने? 1 की वृद्धि हो जा रही है, 1 रुपये की वृद्धि हो जा रही है। गेहूं के मूल्य में 1 रुपये का वृद्धि हो गया है, वृद्धि। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चावल की खपत में अब हम देख रहे हैं कि गेहूं हम गेहूं की खपत कितनी करते थे? 9 केजी करते थे। और गेहूं की खपत जो है समान ही रहेगी, पहले जितनी ही गेहूं की खपत में कोई कमी नहीं की गई है। तो गेहूं की अगर हम गेहूं 9 केजी परचेज कर रहे हैं और गेहूं की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि हो गई है, तो 9 केजी गेहूं पर 1 रुपये के हिसाब से कितना रुपया खर्चा अधिक होगा? यानी 9 रुपया। इसे हम डायरेक्ट समझ सकते हैं, यानी कि गेहूं के खर्चे में 9 रुपये की वृद्धि हो गई। यानी गेहूं पर 1 रुपया अगर
इसकी कीमत में वृद्धि होगी। हम गेहूं 9 केजी खपत कर रहे हैं, तो इसकी खपत में, इसके खर्चे में इस पर 9 रुपया अधिक खर्चा करेंगे, यानी इस पर 9 रुपया अधिक। हम जो गेहूं पर 9 रुपया अधिक खर्चा कर रहे हैं और हमको खर्चा समान रखना है, यानी खर्च पूर्व के समान ही रहे, तो हम ये 9 रुपया क्या करेंगे, चावल पर कम खर्च करेंगे। यानी चावल पर 9 रुपया कम खर्च करेंगे। कितने रुपया? 9 रुपया कम खर्च करेंगे। और चावल की कीमत कितनी है? 1 रुपया पर केजी है। तो 1 रुपये पर केजी के हिसाब से, 1 रुपये पर केजी के हिसाब से 9 रुपये में कितने चावल आएगा? 9 केजी आएगा। कितना? 9 केजी। यानी 9 केजी चावल की खपत हमें कम करनी होगी। 9 केजी चावल की खपत कम करनी होगी। पहले चावल की खपत कितनी थी? 25 थी। 25 पर 9 की कमी, 25 पर 9 की कमी है सीधा सीधी, तो 100 पे, तो इसका 4 गुना 36%। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे एक बार और रिपीट करके देखिए, और मैं आपको कहूँगा कि आप इसे घर पर जाइए, इसे एक्चुअल वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है 350, 25, 9 और 350, इससे भी करने की कोशिश कीजिए। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। बहुत प्यारा सवाल है। ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं। एक डिब्बे में कितने व्यक्ति हैं दोस्त? 25 व्यक्ति हैं, जो कि उसकी क्षमता का 71 सही 3/7, 71 सही 3/7% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो 5/7 होगा। कितना होगा? अगर उस ट्रेन की क्षमता 7 होगी, तो उसमें बैठने वाले व्यक्ति जो 25 व्यक्ति हैं, इस क्षमता का 7 का 71 सही 3/7% है। फिर से देख लीजिए, ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितनी की प्रत्येक डिब्बे में सीट। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं, जो कि उसकी क्षमता का 71 सही 3/7% है। तो उसकी क्षमता कितनी है? मान लेते हैं कि उसकी क्षमता 7 है, तो 7 का 71 सही 3/7% कितना बना? 5। तो तो ट्रेन में जो जितनी सीट्स है वो सीट्स उसकी क्षमता है, यहाँ तक है। और उस सीट्स की क्षमता का 71 सही 3/7% यानी 5, और 5 लोग बैठे हुए हैं, जबकि एक्चुअल में कितने बैठे हुए हैं? उसकी क्षमता का 71 सही 3/5% यानी 5 लोग बैठे हुए हैं। एक्चुअल में 25 लोग बैठे हुए हैं। तो 7 का वैल्यू 25 है, 5 का वैल्यू कितना है? तो 5 की वैल्यू 25 है, तो 1 यूनिट बराबर 5, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो गया? 7 यूनिट बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त? 7×5 = 35। तो ट्रेन के जो बॉगी पैसेंजर की क्षमता है वो कितनी है? 35। यहाँ तक कोई? अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहता है। ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट। उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट। तो सीट कितनी है? हमने कहा कि ट्रेन की जो क्षमता है, ट्रेन की में जो डिब्बों की क्षमता है और डिब्बों में जो सीटों की क्षमता है वो 71 सही 3/7% सीट पर। फिर से एक मिनट, ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट। एक डिब्बे में 25 यात्री हैं, जो कि उसकी क्षमता का जितनी सीट है, सीट की क्षमता का 71 सही 3/7% है। तो उसकी क्षमता कितनी है? 7 है। उस क्षमता का 71 सही 3/7% यानी 5, यानी 5 सीट पर लोग बैठे हुए हैं। एक्चुअल में 25 सीट पर बैठे हुए हैं। तो उस ट्रेन के बॉग एक डब्बे में कितनी सीट है? 7 है, जबकि एक्चुअल में 1 यूनिट बराबर 5 है। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 35। यानी उस एक डब्बे में कितनी सीट है? 35। अब जितनी सीट है उतने ही डब्बे हैं। 35 सीट है और डब्बे उतने ही है, यानी 35 डब्बे भी हैं। अब हमें अधिकतम यात्री बैठाना है और हर स्थिति में 20% स्थान खाली रहना चाहिए। तो हम मैक्सिमम कितने स्थान पर यात्रियों को बैठा सकते हैं? 80% सीट पे ही। यानी टोटल हमारा 35 डब्बा है और 35 सीट है, तो टोटल इतना सीट हो गया। 35 × 35 टोटल ट्रेन में जितनी सीट्स है वो मैक्सिमम सीट इतनी होगी। और इस मैक्सिमम सीट में 100% सीटों पे हम यात्रियों को नहीं बैठा सकते हैं। 20% सीट जो है वो हमेशा खाली होना चाहिए। तो हम कुल सीटों के 80% पे कुल सीटों के 80% पे ही हम बैठा सकते हैं। तो 80/100 यानी 4/5, 5 7 35। तो 35 × 7 × 28, 28 से 8 × 5 = 40 के 0। उसके बाद आप 5 × 10 8
तिया 24 और 4 28 और 3 दूना 6 और 3 9 980 8 पंचे 40 8 पंचे 40 हो गया 5 दूना 10 18 आता रहा 980 35 गुना 28 8 पंचे 40 के 0 8 या 24 5 दूना 10 34 38 7 38 528 ठीक है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी शायद थोड़ी सी गला फंस गई। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, देख लेते हैं नेक्स्ट में कोई क्वेश्चन तो नहीं है। चलिए थैंक यू, इससे पहले मैंने डिस्कस कर लिया। तो आज की क्लास कैसी लगी आप हमें मैसेज के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू फीडबैक देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद।